हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल राग प्रवीण में। आज हम आप लोग को बताएंगे फिजिक्स क्लास 10th का फिजिक्स प्रकाश का परिवर्तन। उसमें हमने आपको बता दिया है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कौन दर्पण किसको दर्पण कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, ये सब हम बता दिए हैं। आज बताएंगे अवतल दर्पण के गुण एवं उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कि अवतल दर्पण में कहाँ पे प्रतिबिंब रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। देखिए, अवतल दर्पण उसको बोलते हैं जिसका बाहर का भाग रंगा हुआ रहता है तथा अंदर का भाग परावर्तक सतह होता है। मतलब प्रकाश इसमें जाएगा और जाने के बाद टकरा कर इधर लौट जाएगी। वैसी सतह जिससे प्रकाश टकरा कर लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये तो हम आप लोग को पहले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब किसको वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इसे अवतल दर्पण में कुछ गुण होता है। देखिए, अवतल दर्पण यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पोल होता है जिसको ध्रुव बोलते हैं। दर्पण की मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, पोल। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी की फोकस दूरी एफ, और यहाँ पे होता है सेंटर। ओके, यहाँ तक सबको आप लोग को हम लोग बता दिया था कि सेंटर, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि गोलीय दर्पण का एक भाग है, जैसे गोलीय दर्पण होता है इस टाइप का, गोलीय दर्पण का इस टाइप का होता है, और गोलीय दर्पण में जो ये होता है यहाँ बीच में होता है उसको बोलते हैं सेंटर, और दर्पण से यहाँ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। जैसे हम लोग वृत्त पढ़े हैं, वृत्त में व्यास के आधा करते हैं तो त्रिज्या बोलते हैं। उसी गोलीय दर्पण में जो यहाँ केंद्र से यहाँ मिलाने वाली रेखा जो रहेगी उसी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आर, ये सब हम आप लोग को पहले बता दिए हैं। और फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। इसमें प्रॉपर्टी जो है अवतल दर्पण में प्रॉपर्टी जो है, जब किसी समांतर रेखा यानी किसी ई, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये जो है सी से पी के बीच की दूरी मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। और इसमें अवतल दर्पण का एक प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी क्या है कि अवतल मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकट चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण चल रही है। अब दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ से टकराने के बाद ये किरण जो है फोकस से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। सभी किरणें जो है फोकस पर जाकर मिल जाएगी, सभी किरणें जो है फोकस पे जाकर मिल जाएगी। इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी मतलब अभिसरित हो जाती है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ चल जाती है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ चल जाती है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ चल जाती है। सभी किरणें जो है फोकस पर जाकर अभिसरित मतलब फोकस पर जाकर मिल जाती है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर में क्यों किया जाता है कि देखिए, सोलर कुकर में लगा देंगे अवतल दर्पण और लगाने के बाद धूप में रख देंगे और सब किरण जो आएगी, किरण जो है सीधी रेखा में, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। जब आएगी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर जाकर मिल जाएगी तो सभी किरणें एक जगह जाकर मिल जाएगी, तो उष्मा ज़्यादा आएगा और ज़्यादा होने के कारण भोजन पकने में सहायता हो जाएगी। क्या होगी, सब टकरा के फोकस पर आकर मिलने लगेगी, और मिलने लगेगी जिसके कारण जब सब किरण एक जगह मिल जाएगी तो उष्मा अधिक मात्रा में हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। और होता है क्या, सोलर कुकर में यहाँ पे लगा देंगे सोलर, तो सोलर लगा देंगे तो प्रकाश वहाँ अधिक मात्रा में जाएगा, जिसके कारण भोजन पकने में सहायता होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसके समांतर जो किरण चलेगी जो दर्पण से परावर्तन के बाद यही फोकसे पर जाकर मिलेगी, फोकस पे जाकर मिलेगी, और मिलेगी तो यहाँ पे उष्मा ज़्यादा हो जाएगा जिससे भोजन पकने में आसानी सहायता मिलती है। इसीलिए इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। और एक प्रॉपर्टीज और है कि जब प्रकाश सेंटर से जाएगा तो सेंटर से होकर गुजर जाएगा, जब प्रकाश सेंटर से जाएगा तो सेंटर से होकर गुजर जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे गया तो ऐसे ही होकर गुजर जाएगा,
मानी सेंटर से जाएगा तो सेंटरे से होकर गुजर जाएगा। और एक प्रॉपर्टी जी है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कि ऐसे लाएंगे और ऐसे लाएंगे, ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे ले जाएंगे, ये दोनों जो है आपतन कोण परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन हम आप लोग को बता दिए कि ऐसे आएगा रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चल जाएगा, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण का प्रॉपर्टीज की, मतलब याद रख सकते हैं आप लोग कि मुख अक्ष के समांतर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग कि मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर समांतर चलने वाली प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख फोकस पर फोकस से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। जो होता है अवतल दर्पण में मुख अक्ष के जो अगर समांतर चलेगी तो जो किरणें टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। एक चीज आप लोग को हमने और बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब माइनस में। देखिए हम लोग ऐसे खड़ा होंगे तो ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, और जब ये लेफ्ट हैंड जो भी चित्र या जो भी आकृति बनेगी लेफ्ट हैंड वो माइनस में और राइट हैंड में जो भी बनेगा वो प्लस में। तो इधर ये फोकस जो है इधर बढ़ रही है, इसीलिए फोकस जो होती है अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम आप लोग को बताते हैं, इसको इरेज करके बताते हैं कि इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अब हम बताते हैं आप लोग को कि प्रतिबिंब फोकस और पी के बीच रखेंगे। अवतल दर्पण में फोकस और पी के बीच रखेंगे तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अवतल दर्पण में 6 से 7 प्रतिबिंब बनते हैं और 6 से 7 प्रतिबिंब को आप लोग याद रखिएगा तो बोर्ड में आएगा ही, एग्जाम में है जो 6 से 7 प्रतिबिंब के बनने की स्थिति पूछता है, पूछेगा कि फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। तो आप लोग पहला देख लीजिए, पहला चित्र में है कि जब वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले जहाँ पे मध्य बिंदु को P बोलते हैं पोल, दर्पण के मध्य बिंदु को पोल, और यहाँ पे होता है F और यहाँ पर होता है C। अब बोला है क्वेश्चन में कि वस्तु को P और F के बीच रखते हैं। चलो एक वस्तु लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं और रखने के बाद इसके यहाँ के छोर से एक किरण जाएगी, क्योंकि यहाँ से लाइट मारेंगे तो ये तो वस्तु रहेगा, इस छोर से एक लाइट टकराएगी, टकराने के बाद मुख फोकस से होकर गुजर जाएगी क्योंकि इसके समांतर चल रही है। और हमने आप लोग को बताया है कि अवतल दर्पण में जब मुख अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी, और बताए थे गुजर जाएगी, लेकिन एक किरण जो होगा इधर जाते हुए प्रतीत हो जाएगी, जाते हुए प्रतीत हो जाएगी, और प्रतीत हो जाएगी तो क्या करेंगे, एक बोले थे कि सेंटर से जाएगा और सेंटर से रिटर्न हो जाएगा। एक प्रॉपर्टीज में आप लोग को बताए थे कि सेंटर से जाएगा किरणें तो सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से भी एक प्रकाश निकला, सेंटर से गया और सेंटर से ही निकल गया, और देखिए ये जो किरण है एक जाते हुए ऐसे प्रतीत हो गई, और प्रतीत होने के बाद जहां पर मिलेगी, जहां पे दोनों किरणें मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगी। ये मान लिया कि वस्तु ए भी है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, इन्हें जो है काल्पनिक बना है। जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसे काल्पनिक, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि बना, देखिए डॉट डॉट होकर मिला है, इसलिए जो प्रतिबिंब बना है काल्पनिक प्रतिबिंब बना है और वस्तु से बड़ा बना है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है कि P और F के बीच वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और इसीलिए इसका उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, इसीलिए इसे हजामती दर्पण भी कहते हैं। क्या करता है ना कि आदमी को यहाँ पे बैठा देता है और यहाँ पे बैठा कर काटता है ताकि उसको चित्र सीधा और बड़ा बड़ा नजर आए बाल के, तो उसको काटने में आसानी हो, इसीलिए इस दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में भी करता है। और ऐसे बना करके लिखना है कि जब वस्तु ए बी को P और F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, देखिए ए डैश बी डैश दर्पण के दायां, इधर दाहिना हो, दायां की ओर वस्तु से बड़ा एवं काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, यानी आभासी बनेगा।
आपको हमने बताया कि जब P और F के बीच रखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब तो दर्पण की दायां ओर वस्तु से बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु को धीरे धीरे इधर लाएंगे। अब यहाँ पर वस्तु था और यहाँ से यहाँ ले लाते हैं। अब फोकस पे रखेंगे वस्तु को तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए यहाँ से एक किरण ऐसे जाएगा और मुख अक्ष के समांतर चल रहा है और टकराने के बाद मुख फोकस से होकर गुजर जाएगा। मुख फोकस से होकर गुजर जाएगा। देखिए यहाँ से गया प्रकाश और मुख फोकस से होकर गुजर जाएगा। हमने प्रॉपर्टीज में बताया है कि अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजर जाती है। और एक बोले थे कि सेंटर से जाएगा तो सेंटरे से होकर गुजर जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा तो समांतर रेखा इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, मतलब बहुत दूर अब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु के उल्टा बनेगा। ये वस्तु ऐसा है तो ऐसा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। और बड़ा तो हम लिख सकते हैं जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा एवं उल्टा प्राप्त होता है। एवं वास्तविक जब उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा, ये कल्पना कर रहे थे इसीलिए सीधा बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना है इसीलिए सीधा, और इसका प्रतिबिंब जो है इधर बन गया है उल्टा और बड़ा बना है, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। तो हमने आपको बताया कि F पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन। अब हम बताएंगे वस्तु को F और C के बीच, यानी F और C के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर रखेंगे तो इधर बनेगा और यहाँ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। वस्तु को धीरे धीरे इधर ला रहे हैं। अब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो हमने बताया है कि अवतल दर्पण में यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा, एक वस्तु रखल है, यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा जो दर्पण से टकराने के बाद मुख फोकस से होकर गुजर जाएगा, मुख फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्योंकि अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर चलता है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। अब देखिए यहाँ से टकराया और एक हमने आपने प्रॉपर्टी बताया कि सेंटर से जाएगा और सेंटर से जा करके और सेंटर से रिटर्न हो जाएगा, उसको इधर उधर नहीं जाएगा। और जहाँ पर प्रकाश मिलेगी, जहाँ पे दोनों प्रकाश मिलेगी वहाँ पे जाकर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये जो है सेंटर से आया और सेंटर से जाकर रिटर्न हो गया तो यहाँ पे मिल गया, और एक जो है यहाँ से गया दर्पण से परिवर्तन के बाद और फोकस से होकर गुजर गया। क्योंकि ये जो है ये दोनों को समांतर है और समांतर जो किरण चलती है वो मुख फोकस होकर गुजर जाती है और इसका प्रतिबिंब जहां पर मिला वहीं पे बना, यानी इसका प्रतिबिंब इधर जो है अनंत है, अनंत यानी इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का चित्र ऐसे उल्टा 8 निगर इन्फिनाइट का चित्र, इन्फिनाइट का चिन्ह दे सकते हैं। ये इन्फिनाइट का चिन्ह है मतलब अनंत। तो अनंत ये है अनंत और ये है सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसको बोल सकता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको बोलते हैं फोकस, फोकस और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत है ही और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए वस्तु ऐसे रखा है और वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बन गया है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु को यहाँ पे प्रतिबिंब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, देखिए ये इतना छोटा है, इससे बड़ा ये प्राप्त हुआ है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा प्राप्त होगा, और उल्टा प्राप्त हुआ है तो वास्तविक प्राप्त होगा। यहां पर लिखेंगे एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु ए बी को एफ और सी के बीच रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश अनंत और सी के बीच वस्तु बड़ा एवं वास्तविक प्राप्त होगा। देखिए यहां तक चित्र समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब हम आप लोग को बताते हैं, देखिए सबसे पहले वस्तु को यहाँ पे रखे थे तो इधर बना था
से अति फोकस पर रखे थे तो अनंत पर बना था, और यहाँ पे रखे थे तो अनंत और सेंटर के बीच बना था। जैसे जैसे वस्तु को दूर लाएंगे प्रतिबिंब पास आते जाएगा, जैसे जैसे वस्तु को सटाएंगे प्रतिबिंब दूर होते जाएगा। अब देखिए हम वस्तु को यहाँ पे ले लाते हैं, यहाँ से अब यहाँ ले लाएं, सेंटर पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अब देखिए सेंटर, यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा और प्रकाश निकलने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। एक किरण जो है यहाँ से फिर निकालेंगे, क्योंकि सेंटर यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन से यहाँ से टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने से और जहां पे किरणें मिलेगी, दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पे किरणें मिलेगी वहीं पे चित्र बनेगा। यानी ये भी एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश डी डैश। देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना है, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बना है। देखिए एक मुख खच के समांतर ले चलेंगे तो फोकस होकर गुजर गया, एक जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम से इस सेंटर से नहीं गुजर सकता है, क्योंकि सेंटर पर वस्तु को रख दिए हैं, इसीलिए एक किरण प्रकाश का परावर्तन से यहाँ आएगा और टकराने के बाद यहाँ, और जहाँ पे दोनों किरणें टकराएगी, मान ली टकराया तो है यहाँ पे भी किरणें, लेकिन यहाँ पर टकराया है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद नहीं। वस्तु को किरणें जो है टकराना चाहिए परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से टकराने के बाद, तब मिलेगा, जहां पर मिलेगा तब ये चित्र बनेगा। देखिए यहां पर भी टकराया है तो यहां पर चित्र नहीं बनेगा। जब परावर्तन दर्पण से टकराने के बाद जहां पर देखो यहां पर भी दर्पण से टकराया है तब मिला है, यहां पर जाके तब मिलेगा, तब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वस्तु ये भी है, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब भी बना है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु का वक्रता केंद्र, इसको सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रते केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर। और वास्तविक यानी उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे, देखिए शुरू में वस्तु को यहाँ रखे थे तो यहाँ पे बना था, यहाँ पे रखे थे तो अनंत पर, यहाँ पे रखे थे। जैसे जैसे वस्तु को हम दूर ले जा रहे हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण के पास होते जा रहा है। अब सेंटर पर रखे थे तो सेंटर पर बना था। अब वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं, अनंत और सेंटर के बीच, यानी वक्रता केंद्र। सेंटर को वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। जो वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखें, मान लिया कि वस्तु को यहाँ रखते हैं, यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। एक हमने आपको बताया था कि वस्तु से किरणें निकलेगी जो सेंटर से होकर फिर सेंटर से रिटर्न हो जाएगी, सेंटर से जाएगी और फिर सेंटर से रिटर्न हो जाएगी। ये आपको प्रॉपर्टीज हमने बताया है। तो सेंटर से आएगी और सेंटर से निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे टकराया, आने आया तो नहीं टकराया, फिर आने के बाद यहाँ टकराने के बाद फिर इधर निकल गया तो टकराया, और जहां पे टकराएगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ए भी एक वस्तु है, उसको जो अगर हम सेंटर और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच वस्तु से छोटा। देखिए ये वस्तु थोड़ा सा बड़ा है और इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा। जो वस्तु को हम अनंत और सेंटर के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच ए डैश बी डैश। देखिए वास्तविक बन रहा है, क्योंकि उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। और ये लिख सकते हैं आप लोग, जब वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ए डैश, जो चित्र में दिया गया है उसी को हम लोग लिख देंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब वस्तु को हम यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें। अब हम अनंत पे रखते हैं वस्तु को, अनंत पर। तो अनंत से आती प्रकाश के किरणें ऐसे आएगा, आने के बाद रिफ्लेक्शन होके ऐसे निकल जाएगा। और एक जो है हम जो है पोल पर अनंत से आती प्रकाश की किरणें ऐसे यहाँ पे टकराएगी। ये जो है अनंत से आ रही है, अनंत से आती प्रकाश के किरणें उस दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे मिलती हुई माने मिल रही है। देखिए यहाँ से आया, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आया और रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी आया और रिफ्लेक्ट हो गया। फोकस से इसलिए न रिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि ये समांतर नहीं आ रही है। देखिए ये तिरछा आ रही है, समांतर आती तो फोकस होकर गुजर जाता, लेकिन समांतर नहीं, तिरछा आ रही है, से फोकस से पला ही जाकर, और जहां पर परिवर्तन के बाद दोनों बिंदु मिल जाएगी, क्योंकि अनंत से आ रही है। किधर से आ रही है? एकदम अनंत से, पता नहीं चल रहा।
पता नहीं चल रहा है तो अनंत से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है और जहां पे टकराती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब ए बी या ए डैश बी डैश बना और वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा था, उसका प्रतिबिंब छोटा बना है। जब अनंत पे रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जब अनंत पे रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब तब फोकस पर बनेगा और फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। देखिए जैसे वस्तु को हम रख देंगे फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और जैसे अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु को रखेंगे फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। जैसे में सेंटर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सेंटर पर बनेगा, ये दोनों के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है सेंटर और इसके बीच तो अनंत और सेंटर के बीच बनेगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके ऐसे करके 6 आप लोग को चित्र बताएं, हम बारी सब को एक साथ लिखा देते हैं। अब हमने आपको बताया 6 चित्र बताया, 6 चित्र में से आपको एग्जाम में 2 चित्र आएगा ही आएगा। चलिए हम सबको एक जगह हम बता देते हैं ताकि आप लोग को याद भी रहे और याद करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ भी नहीं। आप देख लीजिएगा यह पूरा वीडियो तब हम समझ में आ जाएगा, चित्र में छोड़वे ही नहीं कीजिएगा। आप जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आप लोग बनाकर ही आइएगा। देखिए जैसे में हमने आपको बताया कि जब फोकस और पी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है। काल्पनिक मतलब सीधा बनता है। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वही ये दोनों के बीच जो रखेंगे, ये दोनों के बीच रखेंगे तब वस्तु को जैसे जैसे दूर ले रहा है प्रतिबिंब धीरे धीरे पास आते जा रही है। देखिए वस्तु को यहाँ रखे तो यहाँ, बस यही एक याद रखना पड़ेगा, फोकस पर रखें तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब और अनंत पर रखेंगे, इन दोनों के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है धीरे धीरे इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रतिबिंब। यहाँ पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच बनेगा। अब लाएंगे सेंटर पर तो ये देखिए प्रतिबिंब इधर घसक के आ जाएगा, सेंटर पर बन जाएगा, प्रतिबिंब इधर घसक के आ जाएगा, सेंटर पर बन जाएगा। अब रखेंगे वस्तु को यहाँ तो इसका प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, इसको रखेंगे यहाँ तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। अब वस्तु को रखेंगे अनंत पर यानी इधर दम रखेंगे तो ये फोकस पर बन जाएगी। जैसे जैसे वस्तु को दूर ले जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब पास होते जाएगा, जैसे जैसे वस्तु को पास लाएंगे प्रतिबिंब दूर हटते जाएगा। इस प्रकार आप लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बता सकते हैं। पूरा के पूरा हमने आपको बता दिया, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर याद रख सकते हैं। अब हम आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा बताते हैं, प्रतिबिंब की आकार कैसा बताएं। आप लोग को समझ में आया तो बहुत बढ़िया और समझ में आया तो और भी वीडियो हमने अगले पार्ट्स में और पिछले पार्ट्स में डाल चुका हूँ और नहीं देखे हैं तो जा करके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाएं और वीडियो को देखें, अधिक से अधिक समझ में आएगा। 10th क्लास में प्रकाश का प्रवर्तन सबसे अच्छा चैप्टर है ये और एक विद्युत धारा, ये दोनों चैप्टर से अधिक नंबर आता है, 10 से 15 नंबर। तो आपका तो फिजिक्स होता है 27-28 नंबर को, ग्रामर से 15-20 नंबर आ जाएगा ये दोनों चैप्टर से, तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए।